हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बार बार रिपीट किए जाते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि सीटेट का जब तक एग्ज़ाम हो तब तक हम कम से कम 1000 प्रश्नों को कर चुके होंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और निरंतरता भी बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। सी है संवाद एवं परिचर्चा और डी है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना एक प्रभावशाली शिक्षण का अधिगम के लिए, सीखने के लिए एक प्रभावशाली तरीका नहीं हो सकता है। क्योंकि बाकी के जो तो 3 ऑप्शन हैं हमारे, इसमें बच्चा जो है वो सक्रिय है, खुद के दिमाग का, खुद के विचारों का इस्तेमाल कर रहा है। संवाद एवं परिचर्चा में, प्रयोग में वो खुद से सक्रिय है, लेकिन ज्ञान के दोहराने में या फिर किसी भी चीज़ को कंठस्थ करने में, इसमें बच्चा खुद का कुछ भी नहीं कर रहा है, वो केवल उसको दोहरा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन ए है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी है अनियमित और असंबद्ध होता है। ऑप्शन सी है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। और ऑप्शन डी है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है केवल परिमाणात्मक, यानी केवल क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है, लंबाई बढ़ रहा होता है, बल्कि उसके साथ उसमें उसका सामाजिक विकास हो रहा होता है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा होता है। और विकास जो होता है वो अनियमित नहीं होता और क्रमबद्ध होता है, एक दूसरे से संबद्ध होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि धीमी गति से होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था में जो है वो विकास धीमी गति से होता है, बल्कि यहाँ तो तीव्रता के साथ होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ऑप्शन ए है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। ऑप्शन बी है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। ऑप्शन सी है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। और ऑप्शन डी है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। क्योंकि एनसीएफ जो है इसके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा अभी चलता है और इसमें सबसे प्रमुख स्थान जो है होता है वो बच्चों को दिया जाता है, न कि स्कूल की गतिविधियों का और न ही शिक्षकों का। केंद्र में जो होता है वो बच्चा होता है, बालक होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, ऑप्शन ए है द्वितीयक एजेंसी है, बी है वैज्ञानिक एजेंसियां हैं, और सी है प्राथमिक एजेंसियां हैं, और डी है मध्य एजेंसियां हैं। तो देखिए, जहाँ पे भी हमारा परिवार आ जाता है वो हमारा प्राथमिक है। सामाजिकरण यहाँ सबसे पहले परिवार में ही होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। ध्यान दीजिएगा कि पास पड़ोस जो होता है इसे हम न तो निश्चित तौर पर द्वितीयक एजेंसी में रख सकते हैं और न ही प्राथमिक में, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा जा चुका है। तो जहाँ भी परिवार आ जाएगा उसको हम लोग प्राथमिक मानते हैं, और जहाँ पे स्कूल आता है उसको हम लोग द्वितीयक मानते हैं। तो अगर पास पड़ोस जो है वो स्कूल के साथ ऐड हो, यानी जो साथ में अगर युग्म रूप से आ रहा हो, तो वहाँ पे आप उसको द्वितीयक एजेंसी में ले सकते हैं। लेकिन अगर परिवार जहाँ पे आ गया तो वो हमारा प्राथमिक एजेंसी होता ही है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसमें गलतियां नहीं करना है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ऑप्शन ए है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन सी है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। और डी है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, अध्यापक को लचीला होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को वो पूरा करे। देखिए ये दंड जो है ये इसको एनसीएफ के द्वारा सख्ती से मनाही की गई है कि ये दंड जैसा कोई भी शब्द इसमें नहीं आएगा। बच्चों को आपको दंड नहीं देना है किसी भी चीज़ के लिए, उन्हें आप सिखाने जा रहे हैं न कि दंड देने। और साथ ही केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को हम अधिगम नहीं कह सकते, बल्कि उसमें बच्चे के साथ और भी गतिविधियां हों, बच्चे मिलकर गतिविधियां करें, खुद से सक्रिय रूप से सीखें। तो केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को भी हम नकारते हैं। साथ ही उनका वर्गीकरण करना उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर, यह भी हमारा बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। ऑप्शन बी है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी है मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन डी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों ही इसमें दोनों का उतना ही योगदान है। न तो हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र कारण आनुवंशिकता है और न ही हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से केवल पर्यावरण का है या फिर परिवेश का ही प्रभाव होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हट गया। साथ ही ऑप्शन सी में कहा गया है कि मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तो यह भी नहीं कहा जा सकता, ये दोनों ही हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन बी है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। सी है घुलने मिलने तथा समायोजन की। और सी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो देखिए समाजीकरण जो एक प्रक्रिया है, इसमें केवल आप किसी समाज की संस्कृति का केवल आलोचना ही नहीं करते। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। केवल घुलने मिलने और समायोजन कर लेने को ही हम समाजीकरण नहीं कह सकते। साथ ही मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया को भी समाजीकरण नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को, धारणाओं, ये सब चीज़ों को हम अर्जित करते हैं। तो यही हमारा समाजीकरण हो गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है विद्यार्थी की अभिरुचि, बी है विद्यार्थी का स्वास्थ्य, सी है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और डी है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जिसमें ए बी सी डी सभी समाहित हैं। क्योंकि इसमें विद्यार्थी की अभिरुचि भी प्रभावित करता है विद्यार्थी के सीखने को। साथ ही उसका स्वास्थ्य भी, शिक्षा शास्त्र की जो रणनीतियां हैं, जो तकनीक हम लोग अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने का, तो वो भी प्रभावित करता है। साथ ही विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भी उसे प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। ऑप्शन ए है भयावह और सुसाध्य, बी है प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्य, सी है सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक और डी है प्रतिस्पर्धिक और सहयोगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक यानी सहयोग वाला वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय कि प्रतिस्पर्धा के। यानी उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाना है, कंपटीशन नहीं बढ़ाना है, बल्कि सहयोग की भावना विकसित करना है। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सृजनात्मक सोच, बी है अमूर्त सोच, सी है मूर्त सोच और डी है प्रतिक्रियावादी सोच।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मूर्त सोच। इसको हम लोग सृजनात्मक सोच नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा कोई सृजन नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं सोच रहा है, बल्कि उसको जो भी ज्ञान मिला है उसी के आधार पर सोच रहा है। तो इसको हम लोग सृजनात्मक सोच नहीं कह सकते। सृजन करना का मतलब है कुछ नया सोचना, नया तकनीक, नए विचारों को सोचना ही सृजनात्मक कहा जा सकता है उसको। तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। अमूर्त सोच वो हो गया जो चीज हमने अभी तक देखा ही नहीं है, या फिर जिस सिचुएशन से हम अवगत नहीं हुए हैं पहले, तो उस चीज के बारे में सोचना अमूर्त सोच हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो है हमारा ऑप्शन सी, मूर्त सोच, क्योंकि बच्चा जो है वो पहले से प्राप्त की गई सूचनाओं के लिए अपने अनुभव के आधार पर उसको सोच रहा है, तो ये हमारा मूर्त सोच हो गया। तो इन प्रश्नों में से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।